हाय एवरीवन, दिस इज गार्गी शर्मा एंड इस वीडियो में हम अपने बेसिक कंसेप्ट्स के इलस्ट्रेशंस ट्राई करेंगे जो मॉड्यूल के हैं। ठीक है, उनको क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने बेसिक कंसेप्ट्स में पढ़ा क्या क्या था। पहला टॉपिक था हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या पढ़ा था हमने कि इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे टैक्सेस बढ़ेंगे। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन था वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पे लगता है और जिससे कलेक्ट होता है वो दोनों पर्सन सेम ही होते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जिस पे लगता है वो पर्सन अलग होता है और जो कलेक्ट करता है वो पर्सन अलग होता है, इसलिए जो बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने का वो शिफ्ट हो जाता है। जो डायरेक्ट टैक्सेस थे उसके एग्जांपल्स में हमने देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट आता है एंड ब्लैक मनी एक्ट आता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल थे उसमें हमने देखा था कि जीएसटी आता है, कस्टम्स आते हैं एंड पुराने जो एक्साइज है, ये पुराने एक्ट जो है वो भी अभी जो रेलेवेंट है वो एक्साइज वो भी आता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे वैट भी आता है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था कि वाई देयर इज नीड ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट को टैक्सेस की जरूरत ही क्या है? तो गवर्नमेंट को कंट्री रन करने के लिए, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन सबको प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है जो वो टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करती है। इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट को अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को और भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को फंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है। उनका पैसा भी टैक्सेस से आता है। सो बेसिकली कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है जो टैक्सेस के थ्रू रिकवर करे जाते हैं। अब ये तो बात होगी कि टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं और चाहिए क्यों, बट पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट को किसने बोला है कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, या गवर्नमेंट को किसने अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एज वी आर द डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 265 उसमें बोला गया है कि अगर आपको टैक्स लगाना है या टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्सेस कैन बी डन ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, तो अथॉरिटी ऑफ लॉ होना पड़ेगा अगर आपको टैक्सेस लगाने हैं और टैक्सेस कलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए, और उसके लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट आता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट का असेंट लगता है, तब जाके ही कोई प्रोविजन एक्ट में बन पाता है या कोई बिल पास होके एक्ट में बन पाता है। उसके बाद वो जनरल पब्लिक के पास आता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आप इनकम टैक्स लगेगा कैसे और कौन देगा। तो इनकम टैक्स लगेगा कब लगेगा? असेसमेंट ईयर में लगेगा। और कौन देगा? पर्सन देगा, इनकम टैक्स देगा, पर लगेगा किस पे? टोटल इनकम पे लगेगा, जिसका मतलब भी हमने जाना था। कौन सी इनकम पे? जो टोटल इनकम है जो प्रीवियस ईयर में अर्न की गई है, और कौन से रेट्स पे? जो कि फाइनेंस एक्ट या फिर इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने एक आर्टिकल और पढ़ा था जो आर्टिकल है 246, जिसमें शेड्यूल 7 की बात की गई थी। शेड्यूल 7, ठीक है, शेड्यूल 7 में वी हैव 3 लिस्ट, जिसमें बात की गई है यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की एंड कंकरेंट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज एंड पावर्स आते हैं, जिसमें एंट्री नंबर 82 में बताया गया है कि टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेस कलेक्ट करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, उसका राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है वाया एंट्री नंबर 46। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर एग्रीकल्चर पे टैक्सेस लेने हैं तो वो वाया एंट्री नंबर 46 वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है। बट इनकम टैक्स पे जो टैक्सेस लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा थ्रू एंट्री नंबर 82। कस्टम के लिए वी हैव एंट्री नंबर 83 एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं, उसमें एजुकेशन एक एग्जाम्पल होता है हमारा, जिसमें स्टेट सेंट्रल बोर्ड भी आ जाता है और स्टेट बोर्ड भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स या फिर सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ 5 चीजों से मिलकर बना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, annual finance act, circulars and circulars and notifications, and last is case laws and jurisdiction judgment, sorry, ठीक है, case laws and judgments। एंड नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर में क्या डिफरेंस है? नोटिफिकेशन जनरल पब्लिक के लिए होता है, ये सीबीडीटी निकालता है,
अगर डायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है, और अदरवाइज सीबीआईसी भी निकाल सकता है अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है। बट जो सर्कुलर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, कि डायरेक्ट टैक्स बोर्ड अपना डिपार्टमेंट के लिए कोई सर्कुलर निकाल दे, या इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने सर्कुलर निकाल दे अपने डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट होता है उनमें खुद में क्लैरिटी बनी रहे, उनके खुद के जो जजमेंट्स है, या जो उनकी खुद की जो मत है वो बाइफिकेट ना करे, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग बात ना बताए, इसके लिए सर्कुलर्स आए जाते हैं, ठीक है, ताकि सेंटर डिपार्टमेंट में हार्मनी बनी रहे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पर्सन की डेफिनेशन क्या होता है। पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग थे हमारे पास वी हैव इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म में हमारे पास एलएलपी भी इंक्लूड होता है, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एंड वी हैव लोकल अथॉरिटी आल्सो, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि आपने जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करी है उसका आपको जो टैक्सेस है वो असेसमेंट ईयर में देना होता है, पर एक इसका एक्सेप्शन था जिसमें बात करी गई थी कि प्रीवियस ईयर के टैक्सेस को इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स होगी, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या था कि इसमें एक्सेप्शन में कौन कौन फॉल करता है, इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑफ अर्निंग इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, ठीक है। तो कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस से कोई इनकम कमाता है तो उसकी इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स होगी। इसके बाद आता है अगर कोई अपना जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू कर देता है तो इसमें आ जाएगा आपका इनकम आ जाएगा प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ता है या फिर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इंडिया छोड़ के जा रहा होता है तो उसकी भी प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्स हो जाएगी। इसके बाद हमने एक पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर जो बॉडीज होती है जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होती है उनकी इनकम भी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट इसमें था कि अगर कोई पर्सन ट्राई टू एलिनेट हिज एसेट टू रिड्यूस और अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स तो उस केस में भी जो उस पर्सन की इनकम होती है वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एसएससी कौन होता है। इनकम टैक्स में एसएससी कौन होता है, एनी पर्सन जिसकी लाइबिलिटी होती है टू पे टैक्स या फिर एनी अदर अमाउंट ऑफ टैक्स, या फिर किसी और पर्सन के बिहाफ पे मुझे कोई पेमेंट या टैक्स पे करना पड़ता है तो वो एसएससी कहलाता है। एसएससी में डीम्ड एसएससी भी आते हैं और डिफॉल्ट एसएससी इन डिफॉल्ट भी आता है। डीम्ड एसएससी कौन होते हैं, जैसे कंपनी के लिए उनके डायरेक्टर्स हो गए तो वो डीम्ड एसएससी हो जाते हैं। और एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है, जिस पर्सन ने कोई डिफॉल्ट कर दिया है। सपोज मुझे टीडीएस की पेमेंट करनी थी बट मैंने टीडीएस की पेमेंट ही नहीं करी या फिर मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और जमा नहीं कराया तो इसलिए मैं एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाऊंगी, तो ये लोग भी एसएससी की डेफिनेशन में आते हैं।